सबसे पहले आ रहा है सिलेबस, अपने को सबसे पहले गो थ्रू करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 2025 के लिए। ठीक है, जो आपका एग्जाम होने वाला है इसके लिए जो आपका सिलेबस रहेगा, इफेक्टिवली आपको क्या करना है, देखो सबसे जरूरी है इफेक्टिवली इसके लिए प्रिपेयर करना है आपको। पार्ट ऑफ स्पीच आ जाता है बच्चों। अब पार्ट ऑफ स्पीच क्या चीज़ है, मतलब आपके सारे नाउन प्रोनाउन सारी चीज़ें एरर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपके पास सबसे पहले आता है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। आप बोलोगे मैम ये क्या चीज़ है, हम इसी को अग्रीमेंट भी बोलते हैं। और मैं ये नहीं कह रही तुमसे कि बिल्कुल ताज़ा खबर ही पढ़नी है तुमको, अगर 1-2 दिन पुराना न्यूज़पेपर भी है उसको रीड करने की हैबिट डाल लो, 40 दिन के अंदर आराम से पड़ जाएगी। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ 40 डेज का प्लान जो कि आपकी क्रैक करा देगा CUET को। और इंग्लिश का प्लान है ये। सभी बच्चे रेडी हो जाएं, कॉपी पेन ले लें और यहाँ पे समझे कि किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी आपको रखनी है। अपने 40 डेज की टाइम है, लेकिन उसको तरीके से आपको क्या करना है, कैसे आपको अपने क्वेश्चंस को लगाने हैं, कैसे मॉक करने हैं, कैसे PYQs करने हैं, तो वो सारी स्ट्रैटेजी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सभी बच्चे तैयार हैं? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में अगर सभी तैयार हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे कि ये जीत रहा है ना, बिल्कुल आपको भी वही करना है। सबको पीछे छोड़ते हुए आपको एकदम क्या करना है, अपने गोल की तरफ पहुंच जाना है और अचीव कर लेना है। और वो गोल क्या है आपका? आपका गोल है CUET को क्रैक कर देना। सही है, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहले आ रहा है सिलेबस, अपने को सबसे पहले गो थ्रू करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 2025 के लिए। ठीक है, जो आपका एग्जाम होने वाला है इसके लिए जो आपका सिलेबस रहेगा, इफेक्टिवली आपको क्या करना है, देखो सबसे जरूरी है इफेक्टिवली इसके लिए प्रिपेयर करना है आपको। और सिलेबस क्या कह रहा है, अभी आपको पता है कि रिवाइज हुआ है सिलेबस, जिसमें कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा आपका। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपके 3 पार्ट आ रहे हैं, जिसमें कि आपका नरेटिव पार्ट आता है, फैक्चुअल पार्ट आता है और इसके बाद लिटरेरी आता है। नरेटिव नरेशन के बेस पे होता है, मतलब नरेट करना क्या होगा, नरेशन के बेस पे होगा। फैक्चुअल फैक्ट के बेस पे होता है, मतलब ये आपको डेटा फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, लिटरेरी आपको पोएम के फॉर्म में मिलेगा। ये 3 रहते हैं पार्ट, इसका आप ध्यान रखें। पोएम में आपको फिगर ऑफ स्पीचेस का थोड़ा सा पता होना चाहिए। फिगर ऑफ स्पीच इसका मैंने वीडियो बना रखा है, सभी बच्चे इसका वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच ये आपके पास दे रखे होते हैं। RC जिसको हम RC भी बोलते हैं, अनसीन पैसेज भी बोलते हैं, कॉम्प्रीहेंशन भी बोलते हैं। ये सारा अपना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट है, ये आपके पास आएगा। कहोगे कि मैम बड़ी छोटा सा सिलेबस है, पता देखना अभी बताती हूँ। फिर इसके बाद दे रखा है रीअरेंजिंग द पार्ट। रीअरेंजिंग द पार्ट में आपके एरर्स भी आ जाते हैं, इसी का ही पार्ट हो जाता है आपका एरर। सही है, इसी का पार्ट आपका एरर हो जाता है बच्चों। इसी का ही पार्ट हो जाता है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, इसी का ही पार्ट हो जाता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। फिर इसके बाद आपके पास जो आता है, ये तो आपका हो गया क्या, रीअरेंजिंग। आपने ना जब आप छोटी क्लास में होंगे ना तो आपने रीऑर्डरिंग की होंगी, तो वो वाला पार्ट आता है रीअरेंजिंग द पार्ट। ठीक है, एरर वेरर सब इसमें आ जाता है। रीअरेंजिंग द पार्ट में क्या आएगा, आपको एक पैरा दे दिया जाएगा, जैसे ABCD ये दे दिया। अब आपको बताना है कि ये जो पैरा दे रखा है और ये जो लाइन दे रखी है इसमें, ये वाली और ये वाली जो सेंटेंस दे रखे हैं, क्या ये सही से अरेंज है, या आपको सही करने हैं। अब इसके आपके लिए ऑप्शन होंगे ABCD ऑप्शन दे रखे होंगे। जैसे कि फर्स्ट A का ऑप्शन आपके पास ये रहा, फिर B में आपको ऑप्शन दे दिया जैसे CDBA। तो आपको बताना है कौन सा वाला सही है इसमें से, मतलब अरेंज करके जब सही पैराग्राफ फ्रेम हो जाएगा वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हमारा रीअरेंजिंग द पार्ट हो जाएगा। फिर आ रहा है चूजिंग द करेक्ट वर्ड। आपको करेक्ट वर्ड चूज कर रहे हैं, ये होता है हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट। ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये आएगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, मतलब यहाँ पे आएगा, ये वाला पार्ट होगा। सही है, किसमें, चूजिंग द करेक्ट वर्ड। तो ये हो जाएगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, और इसी के ही पार्ट में चूजिंग द करेक्ट वर्ड में ही आपको सिनोनिम एंटोनिम भी बहुत इजीली मिल जाते हैं। सिनोनिम एंटोनिम भी बहुत इजीली आपको मिल जाते हैं। सही है, और फिर अलग से इन्होंने सिनोनिम एंटोनिम भी मेंशन कर रखे हैं, जो कि आपको कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ भी मिल जाएगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में। ये भी उसका पार्ट है, ये हम मान सकते हैं ये पूरा वोकैबुलरी का पार्ट है, ये भी वोकैब का पार्ट है। वोकैबुलरी में आपका और ऐड हो जाएगा, तो 1 वर्ड ऐड हो जाएंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐड हो जाएंगे, आपके होमोनिम्स और होमोफोन्स ऐड हो जाएंगे। तो ये अपना कुछ छोटा सा सिलेबस यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आप बोलोगे मैम आपने एक चीज़ नहीं बताई, ये वर्बल एबिलिटी तो आपने क्लियर ही नहीं किया। इसको क्लियर कर लेने के लिए यहाँ पे पेज चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है। दे उन्होंने वर्बल एबिलिटी दे रखा है, लेकिन है बहुत बड़ा पार्ट, इसके लिए मैंने अलग से मेंशन किया हुआ है तुम्हारे लिए। देखो CUET वालों ने खेला है तुम लोगों के साथ। ठीक है, उन्होंने 12th में नहीं कराया कुछ, 12th में उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको लेटर दे दिया और थोड़ा सा ग्रामर का फॉर्मेट दे दिया, और CUET आते ही आपको सारा ग्रामर पकड़ा दिया। ठीक है, तो वर्बल एबिलिटी में आपका पूरा पार्ट ऑफ स्पीच आ जाता है। क्या आ जाता है, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच आ जाता है बच्चों।
अब पार्ट ऑफ स्पीच क्या चीज़ है, मतलब आपके सारे नाउन, प्रोनाउन, सारी चीज़ें। जैसे कि आप बोल सकते हो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, ठीक है, इतना तो आ ही गया। और लो प्रीपोजिशन, सही है बच्चों, प्रीपोजिशन भी आ गया। और इसके अलावा आपके पास क्या आया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन में ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे ओ, ठीक है, ये वाले वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं, और जैसे वाओ, ये इंटरजेक्शन का पार्ट होता है। और इसके अलावा ये तो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट हो गया। और क्या क्या आ सकता है, और आपके अभी तो कुछ रह गए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सारे एरर सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमारा वर्बल एबिलिटी का पार्ट हो गया। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इन्होंने मेंशन ही नहीं किए हैं, वो मैं आपको पहले ही बता दूं, तो यहाँ पे लिख लो सब। इसको बोलते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये आपके एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एरर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपके पास सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड। आप बोलोगे मैम ये क्या चीज है, अब इसी को अग्रीमेंट भी बोलते हैं। अब बोलोगे मैम ये क्या है, हमने तो नहीं पढ़ा, हमारे तो यूपी बोर्ड में नहीं पढ़ाया गया, लेकिन सीबीएसई वालों को पता होगा। आपके में ये सिंटेक्स के नाम से आया था, आपके में ये सिंटेक्स के नाम से आया है, ठीक है, तो कुछ अलग नहीं है, सबका सेम ही है, ये बस नाम अलग अलग दे रखे हैं, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरा पार्ट आता है तुम्हारे पास टेंसेस, मेंशन नहीं था ना उसमें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है टेंसेस। टेंसेस का ही एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल, कंडीशनल सेंटेंस। क्या आता है, कंडीशनल सेंटेंस, समझ गए, कंडीशनल सेंटेंस उसी का ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसका बहुत 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 ध्यान रखने की जरूरत है। मैं जितनी बार बहुत बोल रही हूँ ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये याद रखना। ये एक 40 डेज की स्ट्रैटेजी है कि अपने को सबसे बेसिक पता हो एंड देन फिर क्वेश्चंस पे लग जाओ सब, सही है। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया है आपको। इसके अलावा और क्या हो सकती है हमारी स्ट्रैटेजी, देखो सबसे पहले अपने टेस्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, नो योर टेस्ट, उसके बारे में जानो, सीयूईटी क्या कह रहा है, क्या चाह रहा है। वो आपसे मास्टरी हासिल करने को नहीं कह रहा, वो ये नहीं कह रहा कि आप एमए कर लो इंग्लिश में, ना भाई ना। वो कह रहा है कि मेरा एग्जाम क्रैक कर दो, इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि तुम्हें किसी भी स्कूल मतलब किसी भी कॉलेज में तुम्हें एंट्री मिल जाए, ऐसा कहना चाहता है वो। अच्छा, ऐसा कहना चाहता है क्या, हाँ जी। वो कह रहा है नो द टेस्ट, टेस्ट को जानो प्लीज। द इंग्लिश पार्ट ऑफ सीयूईटी इज अ मिक्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, काफी चीजों का डिफरेंट मिक्स है ये, बहुत सारे, जैसे कि आपने देखे सारे चैप्टर्स वहां ले रखे। क्या मैम सारे चैप्टर्स में घुस जाएं, पूरा रट ले, पूरा चाट ले उसको अच्छे से, नहीं भाई नहीं। पीवाईक्यूज करोगे ना, पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करते चलो। और ये कैसे होगा, ये पॉसिबल कैसे होगा, मेरी सीरीज चल रही है प्रतिज्ञा बैच में, 9 बजे क्लास होती है, वो ले लो, ठीक है, जहाँ पे मैं क्वेश्चन के बिहाफ पे आपको कंटेंट दे रही हूँ। 2 बजे वाईटी मतलब ऑनलाइन क्लास होती है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, वो भी प्रतिज्ञा बैच की है, वो ले लो, ठीक है। ज़्यादा डीप और ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी है तो प्रतिज्ञा वाला ले लो, समझ आ रहा है, क्योंकि टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। अब वहाँ पे जब वो वाला लोगे पार्ट, समझ में आ रहा है, जब मतलब प्रतिज्ञा लोगे तो आप एक कोड यूज़ कर सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ, केटी हिंदी, ये यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये आप यूज़ कर सकते हैं, केटी मतलब कीर्ति त्रिपाठी का केटी, और हिंदी आप यूज़ कर सकते हैं इजीली, आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। फिर आगे समझो क्या कह रहा है, नीड टू बी गुड एट रीडिंग, आपको रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। अब रीडिंग कैसे अच्छी होगी, कुछ नहीं करना, अगर भाई बहन की छोटी क्लास की किताब है उसको रीड कर लो, वरना सबसे अच्छा तरीका है, अगर न्यूज़पेपर आता है ना आपके पास, तो थोड़े दिन के लिए इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर लगा लो। और मैं नहीं कह रही तुमसे कि बिल्कुल ताज़ा खबर ही पढ़नी है तुमको, अगर 1-2 दिन पुराना न्यूज़पेपर भी है उसको रीड करने की हैबिट डाल लो, 40 दिन के अंदर आराम से पढ़ जाएगी। जब पढ़ोगे ना उसको तो रीडिंग हैबिट भी तेज़ होगी, क्योंकि वहाँ पे भी टाइमिंग का स्लॉट है तुम्हारे पास कि कितना टाइम है तुमको करना है, तो वो भी हैबिट डेवलप होगी तुम्हारे अंदर, और तुमको नए नए ना वर्ड भी मिलेंगे। अब गो थ्रू तो करोगे ना, ऐसे थोड़ी कि खाली रीड कर लोगे, थोड़ा तो समझोगे ना कि क्या कहना चाह रहा है। जब वो वर्ड भी अच्छे होंगे तो वहाँ से तुम्हारी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी। क्या अच्छी हो जाएगी, वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी। तो देखो दोनों चीज़, एक तीर से 2 निशाने वाली चीज़ है ये। फिर कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग पैसेज को समझने की ताकत आ जाएगी, जो तुम्हें आरसी मिलेगा ना उसको इजीली समझ पाओगे। पिकिंग आउट दी राइट वर्ड्स, सही वर्ड, जैसे वोकैब की बात हो रही थी वो पिक कर पाओगे। नोइंग व्हाट दे मीन, और समझ पाओगे कि आखिरकार वो कहना क्या चाह रहा है। क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन वो ऐसा बना देता है कि बताइए
जो आरसी आपको जो पैराग्राफ दे रखा है उस पैराग्राफ में ये बताइए कि इसका थीम क्या होगा या इसका टाइटल क्या होगा। अब थीम और टाइटल के लिए कभी आप ऐसे करके, जैसे हम लोग पैसेज ढूंढते हैं ना कि लाइन लाइन में ढूंढते रहे वो वाला वर्ड मिल जाए, कभी भी थीम के लिए, सेंट्रल आइडिया के लिए और किसके लिए, और कभी भी किसी के टाइटल के लिए आपको ऐसे नहीं मिलेगा। वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आंसर करना पड़ेगा। और नहीं आए, याद रखिएगा, तो उसको क्वेश्चन को स्किप कर दो क्योंकि नंबर कटेंगे। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, पिक वही करना है जो आपकी समझ में आए। सही है। हैविंग अ वाइड रेंज ऑफ वर्ड्स योर हेड विल हेल्प हीप। अब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जब रीड करोगे एडिटोरियल या कोई भी एक न्यूज़पेपर रीड करोगे तो आपको क्लियर होंगी चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ से आपको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, आपके दिमाग एकदम खुल जाएगा वर्ड्स को लेकर। भाई देखो, रीड 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 पढ़ना तो पड़ेगा, RRR, ठीक है, RRR, रीड रीड रीड, याद रखिएगा। रीडिंग इज द की, ये की है आपको एग्जाम को क्लियर करनी। गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग, आपको ना चाहते हुए भी हैबिट डालनी पड़ेगी रीड करने की, ठीक है। डिफरेंट स्टफ, अलग अलग तरीके के स्टफ यूज कर सकते हो। मैं तो नहीं कह रही कि सारे स्टफ करो, तुम न्यूज़पेपर कर लो, वो बहुत है। स्टोरीज, पोम, न्यूज, सही है। घर में न्यूज आती है, इंग्लिश वाला चैनल देख लो, चलने दो, कुछ भी बोल रहा है सुनते रहो, जैसे गाने सुनते हो ना, देखते रहो, कुछ ना कुछ तो समझ आएगा। वट एवर फ्लोट योर बोट, जो मतलब वही कह रहा है कि जो भी आता जाए तुम्हारे पास में, बस तुम उसको, अपनी नाव को उस पर तैरने दो, सही है। बट डोंट जस्ट रीड, थिंक अबाउट वॉट इट्स सेइंग। ऐसा ना करना कि सिर्फ रीड कर रहे हो, पता नहीं क्या पढ़ रहे हो, लेकिन थोड़ा सा सोचना भी उसके बारे में, सही है। हाउ इट्स सेइंग इट, वो क्या कहना चाह रहा है। इट्स लुकिंग अंडर द हुड ऑफ कार बट इट वुड वर्ड्स। याद रखना कि मैं जानती हूँ कि वो चीज़ नहीं समझ में आएगी, क्योंकि शुरुआत में 2 दिन नहीं आएगी, 3 दिन नहीं आएगी, 5 दिन नहीं आएगी, 6ठे 7वें दिन से कुछ कुछ समझ आने शुरू हो जाएगा। और जहाँ वो समझ आने लग गया, तुम्हारे लिए CUET का पेपर इंग्लिश का बहुत हलवा हो जाएगा। समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, स्टिक टू योर टेक्स्ट बुक्स। जो आपने परचेज किया है, जो भी कह लो, कोई भी किताब खरीदी है इंग्लिश के रिगार्डिंग, उस पर स्टिक रहना। मल्टीपल सोर्सेज के पास मत जाना, कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि रूल कोई कुछ और बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है, तो स्टिक रहना सीखना। डोंट फॉरगेट अबाउट द अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। और इंग्लिश के चक्कर में बाकी सब्जेक्ट मत छोड़ देना, या फिर बाकी सब्जेक्ट के चक्कर में इंग्लिश में छोड़ देना। यू हैव स्टडीड इन द क्लास, आपको जो भी आप क्लास ले रहे हो, आप प्रतिज्ञा बैच ले रहे हो, आप मेरी YT क्लास ले रहे हो, तो उसको स्किप मत करना। डेली का रूटीन बना लो कि मुझे इस दिन तक ये डेली क्लास लेनी है। स्टिक व्हाट यू लर्न इन योर टेक्स्ट बुक्स, आपने किताब में क्या पढ़ा उस पर फोकस करना। एंड प्रैक्टिस दोज मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस। अब पेपर कैसा आने वाला है, MCQs बेस्ड आने वाला है, तो MCQs पे ही स्टिक रहना, वैसे क्वेश्चंस करना। नोइंग योर स्टफ रियली वेल विल हेल्प दोज पेपर्स टू, जो कि आपके पेपर के लिए भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, सही है। और एट द एंड हमें वही करवाना है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद कह रहा है टॉक इट आउट, बात करो, थोड़ा बात करो। कैसे बात करो, अब बात क्या है, ऐसे थोड़ी कि बैठ के बातें करने लग जाओ, टाइम वेस्ट करो, नहीं नहीं नहीं। वो कह रहा है कि ज्वाइन करो ग्रुप्स को, चैट्स करो, डिबेट करो अबाउट ऑल शॉर्ट टॉपिक्स, छोटी छोटी टॉपिक्स पर। ये कहाँ होगी, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ होगी। ये आपका जब मैं पढ़ा रही होती हूँ उस टाइम पे चैट बॉक्स होता है, वहाँ होगी कि किसने क्या आंसर किया है, क्यों किया है, मैंने क्या बताया, उस वाले टाइम के लिए बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। लिसनिंग एंड टॉकिंग विल हेल्प यू थिंक बेटर एंड स्पीक क्लियर। ये चीज़ें आपको क्या करेंगी, आपके माइंड को शार्प करेंगी कि अच्छा ऐसा, इस लड़के ने ऐसे कैसे सोचा कि इसका आंसर ये हो सकता है, मुझे क्यों नहीं समझ में आया। समझ रहे हो, वो चीज़ स्ट्रैटेजी वाली चीज़ है। एंड डोंट बी अफ्रेड, डरना नहीं है। शेयर योर थॉट्स, एवरी ओपिनियन मैटर्स। अपने थॉट्स, तुमको लग रहा है कि मैम ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा हो सकता है, उसको शेयर करो, ठीक है। मैं बता पाऊंगी, अगर मेरे पास, जैसे मुझे मेल किया 1-2 दिन में आंसर नहीं किया तो मुझे एक बार रिमाइंड करा दो, ठीक है। मैं वापस से उसको देख के आपको रिप्लाई करूंगी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, सही है। तो शेयर करो अपने थॉट्स को, लेके मत बैठ जाओ, क्योंकि कोई क्वेरी जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक आपका काम नहीं बन पाएगा। समझ आ रहा है। इसके बाद आस्क फॉर हेल्प, आपको हेल्प के लिए बोलना है। हेल्प इन द सेंस कि मतलब ये मान के चलो कि रिलेटेड टू योर एल्डर और अपने टीचर्स के लिए बात हो रही है, टीचर्स के लिए बात हो रही है, इनसे हेल्प के लिए बात करनी है आपको, बस बाकी कुछ नहीं है। इस स्टफ्स को छोड़ दो, वही दे रखा है टीचर्स, एनीवन हु, जो आपको एडवाइस कर सके प्रॉपर, या आपका कोई भाई बहन हो जो आपको अच्छे से एडवाइस कर पाए, गाइड कर पाए, ट्रिक्स बता पाए कि देखो ऐसे ऐसे CUET की प्रिपरेशन की जा सकती है। कोई ना कोई तो होगा आसपास, आपके सीनियर होंगे, वो बता पाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी कुछ आपकी, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे इस चीज़ को, ठीक है। एक यहाँ पे मैंने और छोटा सा मेंशन किया है, सभी बच्चे इसको देख लें।
अंडरस्टैंड, जैसे कि आपको अभी मैंने पहले ही बताया था, अपने एग्जाम को समझना है आपको, ठीक है, ये पढ़ लेना आप, सेम चीज़ दे रखी है। मेक शॉर्ट नोट्स। तुम्हें याद है जब मैं आप क्लास में पढ़ाती हूँ तुमको, तो कहीं ना जैसे कि क्वेश्चन दिया और उसके बाद कंटेंट कराती हूँ, थोड़ा सा रूल लिखाती हूँ ना। अब वो रूल क्या कहता है, हर बार बोलती हूँ कॉपी पेन लेके बैठो, रूल्स नोट करो, तो वो तुम्हारे क्या होते हैं, वो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स होते हैं। वो क्योंकि वो क्या है ना, बार बार यूज़ किए जाते हैं। एक क्वेश्चन आया, फिर दूसरा क्वेश्चन आया, उसमें भी सेम चीज़ यूज़ की गई। तो मेक शॉर्ट नोट्स, छोटे छोटे नोट्स बनाओ टू रिमेंबर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं और थोड़े डिफिकल्ट है उनके लिए। कैंडिडेट शुड मेक शॉर्ट नोट्स। उनको शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि आप रेगुलर बेस पे उसको रिवाइज कर सको। सही है, देखो लिखा भी है, दे रेगुलरली रिवाइज, दिस विल हेल्प देम रिटेन इन्फॉर्मेशन, प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम, और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्रैक करने के लिए। सॉल्व PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी आपको कराती हूँ। अगर आपके पास मल्टीपल और बुक्स और रिसोर्सेज हैं, मतलब बुक्स हैं, तो आप कर सकते हैं इजीली। सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इन एसेंशियल स्टेप अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम। पेपर को समझने के लिए, सपोज करो आपको सारे रूल्स आते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता पेपर का पैटर्न कैसा है, क्वेश्चंस कैसे क्रिएट होंगे, तो बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। सही है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, मैं जो रूल्स करा रही हूँ, जो क्वेश्चंस करा रही हूँ जिस टाइप के, उन पर फोकस करो। ठीक है, समझ आया? एक सेकेंड फिर इसके बाद वर्क अपॉन वोकैबुलरी पे काम करना है। एनालाइज व्हाट यू रीड और रिवाइज रेगुलरली, ये चीज़ें आपको करनी है, सभी बच्चे इसका ध्यान रखेंगे। समझ आया बच्चों? ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक थी। ठीक है, दैट्स ऑल, ये बहुत है आपके लिए। ब्रेक अ लैग मतलब फोड़ दो, गुड लक। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही ब्रेक कर रहा है लेग को, इसका मतलब होता है आपके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से आपको गुड लक है, तो ये भी याद रखना। सही है, चलो थैंक यू सो मच। ये आपका स्ट्रैटेजी थी, 40 डेज का प्लान था, इसी तरीके से फॉलो करोगे तो CUT को आराम से क्रैक कर पाओगे। थैंक यू सो मच।